एमपी के प्रमुख राजवंश, एमपी की मेजर डायनेस्टी। आपको कोई जानकारी है बताओ, मध्य प्रदेश पे कौन कौन से राजवंशों ने शासन करा है? परमार बिल्कुल राइट है, होलकर, गुप्त मौर्य ठीक है, सातवाहन छोटे लेवल पे, बहुत प्राचीन। देखो क्या है इसमें मेनली यदि अपन बात करें तो राजवंशों में तो ढेर सारे हैं, पूरी लिस्ट बना लोगे तो शायद 200 से ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि प्राचीन काल से ही चल रहा है। हे वंश हो गया, परमार हो गए, तोमर हो गए, है ना, फिर खिलजी भी है ना, मुगल भी रहे, सभी रहे हैं। पर देखो अपने को पहले ये देखना है कि एग्जाम में क्या आता है कि नहीं, और अपन इसको एमपी स्पेशल देख रहे हैं, तो इसमें सबसे मेजर नाम आएगा चंदेल, है कि नहीं, चंदेल राजवंश, ठीक है कि नहीं। फिर तोमर भी है, होलकर भी है, होलकर, परमार, है ना, भोपाल के फिर अपने नवाब भी हो गए, इनको भी अपन निपटा लेंगे, ठीक है ना। भोपाल में ढेर सारे नवाब थे, क्या हो गया, काहे की हंसी आ गई? हाँ क्या करें, थोड़ा बहुत जानना जरूरी है कि नहीं। तो मेन तो फिर इसके अलावा जैसे बुंदेला, ठीक है कि नहीं। तो देखिए इनमें तो ढेर सारे राजा हैं, जैसे परमार में, चंदेल में, इन्होंने तो जो है 500 से लेकर 1500 तक शासन करा। पर सभी के बारे में नहीं, एग्जाम में क्या क्या आता है, इनके महत्वपूर्ण कार्य सभी राजाओं के नहीं आते। परमार भी पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि पहले से लेके और आखिरी तक, और ना ही अपने बुक्स में पूरी लिस्ट है इनकी, बीच बीच में से गायब हो जाते हैं। फिर देखो कई लोग हारने के बावजूद भी किंग बनने रहे, कि वो हार गए लेकिन उनको जो है जागीरदार बनाकर और रहते रहे वो। फिर 1948 में जाकर ये सब खत्म हुआ, जब भारत में पूरा विलय हो गया, जैसे भोपाल के नवाब वगैरह। तोमर, हाँ सिंधिया, तोमर, तोमर भी रहे ग्वालियर में, सिंधिया भी। तो मेनली तो जैसे चंदेल वंश बहुत जरूरी है, परमार बेहद जरूरी है परीक्षा में, सिंधिया बेहद जरूरी है। ये तीन तो पूरा पढ़ने ही पड़ते हैं, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे, है कि नहीं। बाकी अपने को हिस्ट्री को समझने के लिए बुंदेला भी पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि मुगल काल में भी आ जाते हैं, होलकर भी आ जाएंगे, है कि नहीं। तो अपन शुरुआत करते हैं कैसे, चंदेल से। लिखो चंदेल राजवंश। कलचुरी, कलचुरी हैं, हे वंश हैं। देखो ये जैसे बात कर रहे हैं त्रिपुरी के कलचुरी, चंदेल में आ जाएंगे वो सब, है ना। फिर हे राजवंश, ये बहुत प्राचीन भारतीय हैं, पढ़ेंगे तो मन ये भी, पर इनमें थोड़ा समय लग जाएगा, इनमें टाइम लगेगा। इनमें क्या है, 2-2 4-4 लाइनें हैं मतलब की, किसके कोई पर्टिकुलर किंग ने क्या अच्छा काम करा। तो मोस्टली देखो हिंदू राजाओं में तो की बात आती है, ढेर सारे इन्होंने समाज सेवा के काम ज्यादा करे, लड़ाइयां कम है ना, आत्मरक्षा वाले काम ज्यादा है। गुर्जर प्रतिहार, ये भी लिखी लेते हैं, गुर्जर प्रतिहार। अब राष्ट्रकूट डायरेक्ट यहाँ के नहीं थे, सातवाहन, गुप्त में भी आएगा, गुप्तों की तो राजधानी थी। पर ये क्या है, इंडियन तुम्हारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना उसमें भी आ जाता है। देखो जैसे गुप्तों की बात करो तो गुप्तों के जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, वो किस बेस्ड पर आएंगे, जो प्राचीन भारत में आते हैं, एमपी स्पेशल नहीं। हाँ भले ही वो उज्जैन के ही राजा थे सारे, है ना, या तुम्हारे मौर्य, तो मौर्यों ने भी यहां पर शासन करा है। विदिशा, है ना, सम्राट अशोक की वाइफ का नाम था विदिशा, और किंग बनने के पहले वो खुद जो है यहाँ के गवर्नर थे, का उज्जैन के, है ना। शुंग वंश, ये सब एमपी से डायरेक्ट ले, पर ये बहुत प्राचीन हो जाते हैं, इनकी इतनी डिटेल नहीं है। तो इनसे रिलेटेड फैक्ट्स अपन जो है एग्जाम के हिसाब से लिखेंगे, छोटे छोटे ही है ये, तो एक दिन में 5-6 ही हो जाते हैं। थोड़ा चंदेल अपने को समय लगा सकता है, सिंधिया लगा लेगा, और इनको अपन को इस तरीके से पढ़ना कि अपने को हिस्ट्री भी समझ में आए कि सिंधिया आए कहां से, है कि नहीं, चंदेल लोग हैं या नवाब वगैरह ये कहां से आ गए अचानक, इनका उदय कैसे हुआ। तो मैं कोशिश करूंगा चंदेल और नवाब निपट जाए, 2 उदय है कि हाँ ये थोड़ा अपने को समझ में आ जाए हिस्ट्री,
अरे जी सिंधिया कहां से आए? तो देखो अपन मैं शॉर्ट में बता देता हूं क्या हुआ। पेशवा आए, पेशवा बाजीराव फर्स्ट, है ना। पहले शिवाजी थे, शिवाजी के बाद में संगोली की संधि हुई, अलग अलग संधियां हुई ढेर सारी, और सारे अधिकार किसको चले गए? पेशवा को। पेशवाओं ने भी जैसे मराठों ने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, है ना। फिर अब ये बात थी कि बड़े बड़े जो उनके अधिकारी थे उन्होंने अलग अलग समय पर बोला कि हमको किसी पर्टिकुलर हिस्से का जागीरदार बना दो। तो मालवा को 5 भागों में बांटा गया, देवास में, है ना, पवार, धार में, तुम्हारे इंदौर में होलकर, और उसी कैटेगरी में कौन आ जाते हैं? सिंधिया। तो ये पहले उनके बड़े अधिकारी थे, है ना। फिर पानीपत की लड़ाई के बाद जब मराठे कुछ कमजोर हो गए तो इन्होंने धीरे धीरे अपने स्वतंत्र राष्ट्र बना लिए, खुद के वंश की स्थापना कर दी और खुद ही किंग बन गए। होलकर भी इसी तरह से। तो और भी कई घटनाएं हैं, अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा समझ में आए अपने को, है ना। तो चंदेल वंश, इसका तो पीएससी में क्वेश्चन आता ही आता है। चंदेल वंश से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ ही जाता। राजा भोज का नाम सुना होगा, भोपाल बसाने वाले, है ना। तो पहले लिख लिया चंदेल वंश, ठीक है। यहीं से अपन शुरू करते हैं। अब पहले इनके 2 बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट लिखो जो आते हैं, है ना, कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। आपने देखा कि नहीं देखा? खजुराहो, चंदेल राजवंश। सबसे पहली लाइन याद रखना, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फैक्ट कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो किसी एक ने नहीं, बहुत सारे अलग अलग राजाओं ने करवाया था। अपन सबके पढ़ेंगे किसने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, पहली लाइन। और देखो चंदेल राजा ही पहले वो राजा थे जिन्होंने देवनागरी में अपने क्या लेख लिखवाए थे, देवनागरी लिपि। देवनागरी कौन सी? ये लिखी है तुम्हारे सामने, देवनागरी लिपि है, हिंदी जिसमें लिखी जाती है। तो ये पहले किंग थे, क्या अपन सीधी भाषा बोले क्या है, हिंदी में इन्होंने कहे देवनागरी लिपि में अपने अभिलेख लिखवाए। अभिलेख समझते हो ना? अरे वो पत्थरों के ऊपर, शिलाओं के ऊपर ये अपने बारे में लिखवाते थे। हाँ, इंस्क्रिप्शन, बिल्कुल राइट है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना। और सबसे पहला जो फैक्ट लिखवाया, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करने वाले किंग, है ना। चलो अब अपन आते हैं, पहला लिखो नन्नुक। नन्नुक ये पहले किंग है, नन्नुक लिखो। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक द्वारा की गई थी। यह नाम याद रखना है, एग्जाम में आता है, पूछ सकते हैं आपसे कि चंदेल वंश की स्थापना किसने करी थी? नन्नुक। और लिख लो लगभग 830 ईस्वी, 830 के आसपास। एग्जैक्ट इनकी डेट तो नहीं मिल पाती है। तो यहां से क्या हुआ? चंदेल वंश प्रारंभ। अब प्रारंभ होने का मतलब क्या? देखो जितने भी किंग बने हैं, चाहे वो बुंदेला हो, सिंधिया हो, होलकर हो, तोमर हो, ये क्या होते थे? प्राचीन राजाओं के सामंत होते थे। सामंत से कहने का मतलब क्या? बड़े बड़े अधिकारी, है कि नहीं? सभी में ऐसा रहा है, कोई भी बने, अपन जितने भी पढ़ेंगे सब में ये था। तो ये भी क्या है, जो जैसे सातवाहन है, राष्ट्रकूट है, या मालवा पे प्राचीन समय में गुर्जर प्रतिहार, या इवन कोई भी, उनके ये सामंत होते थे और उसमें भी बदल जाते थे। सपोज सातवाहनों के सामंत हैं, अब सातवाहन किसी किंग से हार गए, तो ये लोग क्या करते थे? फिर हराने जो नया राजा आता था उसके सामंत बन जाते थे, है कि नहीं? तो इसे पाला भी बदलते रहते थे, चाहे वो गुर्जर प्रतिहारों के हों, राष्ट्रकूटों के हों, सातवाहन के हों, किसी के भी हों, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था, है कि नहीं? अब इनने स्थापना करी मतलब क्या कि जो प्राचीन जिसके भी सामंत थे, पता चले कि उनके अगले वारिस जो हैं काफी कमजोर हो गए, कि वो सत्ता संभाल ही नहीं सकते, तो इन्होंने मौके का फायदा उठाया और खुद को किंग घोषित कर लिया। सत्ता पलटनी थी, वो अपने घर में बैठे रहे, उनसे मतलब नहीं। ये पर्टिकुलर एरिया के किंग आज से अब हम हैं, आपको टैक्स नहीं देंगे। सबसे पहली बात क्या है, जैसे मान लीजिए दिल्ली जैसे कैपिटल है, तो इसका मतलब क्या कि इंदौर में कोई भी होगा तो ये हर साल इनको टैक्स भेजेगा, है ना। इनकी बातों को मानेगा, जो ये भी आदेश देंगे लड़ने के, टैक्स वसूलने के। सेपरेट राजा होने का मतलब क्या कि आज से अब सब खत्म ना, हम आपके कहने पे नहीं चलेंगे, हम हमारी सेना खुद रखेंगे, पर्सनल खुद टैक्स वसूलेंगे,
आपको टैक्स नहीं देंगे, जो भी है, और सबसे बड़ी बात आपके ऊपर आक्रमण भी कर सकते हैं। अब यह नया खतरा है कि नहीं। चलो ठीक है, अब इसमें देखो कई सारे हैं। अब अगला लिखो जय शक्ति। अगले किंग का नाम जय शक्ति। जय शक्ति। देखो इनके बीच में भी कई लोग किंग बने थे नन्नुक के बाद, पर उनका इतिहास में कोई महत्व नहीं है ना। जय शक्ति अपन नन्नुक क्यों पढ़ा, क्योंकि इनने जो है चंदेल वंश की स्थापना करी। नन्नुक पर क्यों आए, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड कोई फैक्ट है, सही है कि नहीं। तो जय शक्ति, इनको जेजा बोला जाता है, जेजा इनका एक नाम ये भी है। 870 लिखो। इन्हीं के नाम पर खजुराहो और आसपास के क्षेत्र का नाम, खजुराहो और आसपास के क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति रखा गया। जेजाक भुक्ति। अरे खजुराहो का प्राचीन नाम है ना, अपन अभी शहरों के प्राचीन नाम नहीं पढ़े। जेजाक भुक्ति रखा गया, तो ये पावरफुल किंग होंगे, है ना। बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड और यूपी का बुंदेलखंड, खजुराहो, छतरपुर, पन्ना वगैरह सारे एरिए। पूरा बुंदेलखंड नहीं, बुंदेलखंड बहुत बड़ा है। जो अपन आज की तारीख में समझने के लिए बोले छतरपुर एरिया और उसके आसपास के कोई गांव, अब उनके नाम वगैरह साइज सब बदल गया होगा। अपन ने बात समझने के लिए क्या शब्द लिखा है, खजुराहो और आसपास के क्षेत्र के नाम क्या कर दिए गए हैं, जेजाक भुक्ति। प्राचीन भारतीय नाम कुछ और होंगे, फिर इन्होंने अपने नाम पर वो एरिया क्या कहलाने लग गया, जेजाक भुक्ति। तो ये ध्यान रखना, जय शक्ति, जेजाक, ये इनका नाम है, जेजा। चलो अब आता है, लिखो यशोवर्मन। यशोवर्मन, और इन्हीं का दूसरा नाम लिखो लक्ष्मण वर्मन, है ना। 1925। बीच में आप देख रहे हैं डेट गायब है, तो बीच में दूसरे किंग हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से उनका कोई खास महत्व नहीं है। हो भी तो फिर हमको नहीं मिला, है ना, मिसिंग हो जाती बहुत सारी बातें, है ना। यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन, ये कब आया, 925 में। आप सोच सकते हैं अभी कितना चल रहा, 2021, ये कब किंग थे, जब 925 चल रहा होगा, है कि नहीं। अब इनने क्या कई सारे ऐतिहासिक काम करे हैं, उसके कारण से आ जाते हैं। तो पहला लिखो, इन्होंने खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। यह चंदेल वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, चंदेल वंश के प्रतापी शासक, ठीक है। लिखो, इन्होंने कई राजाओं को परास्त कर तथा गुर्जर प्रतिहारों से अलग हो स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तथा गुर्जर प्रतिहारों से स्वतंत्र हो अलग राज्य की स्थापना की। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा दिमाग में, बोले। अरे अपन ने भी पढ़ा, नन्नुक इनने स्थापना करी, फिर यहां पर यशवर्मन का। तो देखो इन्होंने वंश की स्थापना करी, हो सकता है कि ये कुछ अधिकार ले लिए हों, कुछ नहीं लिए हों, पर ये क्या गया लक्ष्मण वर्मन का या यशोवर्मन का, कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हम खुद भी एक पावरफुल हैं। इन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया था अपने टाइम के। और मेन तो ध्यान रखना क्या, एग्जाम ओरिएंटेड चतुर्भुज मंदिर का निर्माण, ये एग्जाम में आ सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया था, एमपी के हिसाब से ज्यादा महत्व का हो जाता है। चलो अब लिखो धंगदेव 950, धंगदेव 950 में ये किंग बने। बीच में कोई हो सकता है, बीच में आए भी हो लक्ष्मण वर्मन के बाद, ना भी आए हो, है ना। तो इनके कामों के कारण ये इतिहास में है ना। वो खास तौर से क्या होता था, ये लोग मंदिर बनाते थे, मंदिरों के आसपास शिलालेख लगवाते थे। तो हमारे लिए वो शिलालेख काय का काम करते हैं, हिस्ट्री का, और हमको जानकारी मिलती है, इसलिए भी इनका महत्व बढ़ जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, है ना। इस एक बात आती है कि आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था,
अब हमें कैसे पता चला? हाँ, पूरे भारत में एक। कभी तुम वहां जाओगे श्रवण बेलगोला, वहां एक पहाड़ है चंद्रगिरी पर्वत, तो वहां पे एक बेहद सुंदर ब्लैक कलर का पत्थर दिखेगा, है कि नहीं? तो उसमें उन्होंने पूरा गजब का बनाया पत्थर, ऐसा पत्थर है, उसमें ढेर सारी ऐसी ग्रिड बनी हुई है। और बिंदुसार ने जो है यात्रा करी थी श्रवण बेलगोला की, तो सबके चित्र बने हुए हैं, यहां पर चित्र, यहां पर चित्र। अब सोचो एक बड़ा पत्थर ब्लैक कलर का, उसके अंदर ऐसी ग्रिड बना दी, और ग्रिड में उसकी पूरी यात्रा का विवरण है। और उसी पत्थर में कहीं पर पता चलता है कि हाँ, ये जैन सन्यासी बन गए। सिर्फ इतना सा टुकड़ा ही हमारे पास सबूत के तौर पर है, नहीं तो हमें इतिहास की इतनी बड़ी घटना पता ही नहीं चलती, है कि नहीं? तो ये पूरा का पूरा पत्थर नहीं है, वास्तव में भारत की हिस्ट्री है। ये बिंदुसार ने लगवाया था, वहां जाके देखना कभी आप। चलो ठीक है ना। तो इसीलिए हमको भी अलग अलग राजा महाराजों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। ढंगदेव लिखा 950। चलो अब इसमें लिखो, इन्होंने खजुराहो में पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और लिखो, इन्होंने ही खजुराहो को राजधानी बनाया था। इन्होंने ही खजुराहो को राजधानी बनाया था, ठीक है ना? ये दोनों मंदिरों के नाम याद रखना, विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। वो पार्श्वनाथ मंदिर ही ऐसा जो बहुत कुछ अच्छी कंडीशन में है कि नहीं? वहां पर पूरा उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करा हुआ है चारों तरफ से, गार्डन वार्डन ये वो बना के कि खराब नहीं हो ऐसा। बाकी सारे मंदिर के खुले ज्यादा है, तो उसमें टूटना फूटना चोरी का बहुत खतरा रहता है। अभी वो अच्छी यानी सिक्योर कंडीशन में नहीं है, एकमात्र मंदिर है, ठीक है ना? कभी आप जाना इन मंदिरों में, तो जाने आने की परमिशन होती है। बेहद खूबसूरत बने हुए हैं, कुछ टूटे भी हैं, वापस रिपेयर भी कर दिए, है कि नहीं? तो ये दो लाइनें हो गई। और सबसे बड़ी बात क्या, राजधानी बनाने वाले पर्सन कि खजुराहो राजधानी। इससे पहले कहां होती थी? कन्नौज, यूपी में आता कन्नौज, वो राजधानी होती थी। तो इन्होंने फाइनली क्या करा है, खजुराहो को राजधानी बनाया, है ना? आप में से किसी ने वैसे खजुराहो देखा है? एक ही पर्सन बस। चलिए ठीक है, चलो आगे आते हैं। विद्याधर 1017, 1017 विद्याधर। देखो, इन्होंने खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने खजुराहो के कंदरिया महादेव, आपको मैंने पहले भी बताया इस मंदिर के बारे में। खजुराहो देखने जाओगे, दूसरे नंबर पे यही मंदिर आता है। ट्राइब के लोग शादी करते हैं यहाँ पे, है ना? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखना, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। वैसे तो आपको बता चुका हूं, सबसे ज्यादा तो यही आता है कि खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए, तो सब चंदेल, है ना? लिखो, इतिहासकार इब्नुल अथरी ने, इब्नुल अथरी ने इब्नुल अथरी, ये अरबी यात्री थे। इब्नुल अथरी, इतिहासकार इब्नुल अथरी ने, मतलब क्या, देखो अलग अलग टाइम पे अलग अलग यात्री आते रहते थे, है कि नहीं? और वो यहाँ के राजा महाराजाओं के बारे में कुछ लिख कर जाते थे, बता के जाते थे, है ना? आपने चीनी यात्री हेनसांग, फाइयान और भी कुछ नाम सुने होंगे, इब्ने बतूता वगैरह। तो हाँ, मैक्सनीज बिल्कुल राइट है। तो इनके समय पर कौन आया था? इब्नुल अथरी। तो इसने क्या बोला है कि ये इस वक्त के भारत के सबसे ताकतवर राजा है, यानी पूरे भारत में इनके समान ताकतवर राजा कोई भी नहीं है ना? तो इब्नुल अथरी ने इन्हें समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था। अब उसने देखा होगा इनकी सेना वगैरह को। लिखो, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया था। इन्होंने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया था। वाय? तुम कभी भी जितने भी हिंदू राजाओं को पढ़ोगे, देखोगे एक दूसरे को बहुत कम ही मारा है, रेयर ही छोड़ छाड़ देते थे वो। बल्कि ऐसा भी होता था कि जीतने के बाद भी शादी वादी कर लेते थे, कि बदले किसी किंग को हरा दिया, उसके बाद ही अपनी फैमिली की किसी लड़की की शादी भी कर दी,
ऐसा भी हुआ, इतनी मारा काटी नहीं मची। वाई? क्योंकि इन्होंने क्या करा था, राज्यपाल ने वो महमूद गजनवी से बिना लड़े ही समर्पण कर दिया था। राज्यपाल ने क्या करा था, महमूद गजनवी से बिना लड़े ही समर्पण कर दिया था। तो ये और ज्यादा नाराज हो गए उससे। गुर्जर प्रतिहार किंग थे। अब इनके बड़े बड़े क्षेत्र थे, राजधानी कन्नौज तो कई राजाओं की रही है, पर ये शासक क्या थे, गुर्जर प्रतिहार शासक, है ना। चाहो तो लाइन लिख लो, क्योंकि राज्यपाल ने महमूद गजनवी से बिना लड़े ही समर्पण कर दिया था, इसलिए ये नाराज हो गए थे कि भाई तुमने जो है अधीनता कैसे स्वीकार कर ली, अच्छा होता तुम शहीद हो जाते लड़ाई में, ठीक है ना। देखो इब्नुल अथरी ने क्या बोला, भारत का सबसे शक्तिशाली शासक। महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ तो ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसे किंग थे जिन्होंने सबसे सफलतापूर्वक क्या करा था, महमूद गजनवी का विरोध। और ऐसा हुआ था कि महमूद गजनवी ने इनसे संधि कर ली थी और इनको 15 किले गिफ्ट में देकर चला गया था। यह ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण लाइन आती है, लिखो। महमूद गजनवी ने इनसे संधि करके, महमूद गजनवी वैसे क्या है, ओरिजिनली गजनी उसके मामा के गांव का नाम था। महमूद गजनी मामा का गांव, मदर की साइड से। और उनके यहाँ अफगानों में परंपरा रहती थी कि मदर का नाम वो अपने नाम के साथ जोड़ेंगे, तो गजनी जगह का नाम है। और गजनवी भी है, कोई एक ही चीज में यूज करते हैं इसको, गजनी या गजनवी एक ही चीज के बारे में बात हो रही है। गजनी जगह का नाम है, उसकी मदर के साइड से था। वहां की हिस्ट्री पढ़ोगे मुश्किल से मिलेगी, ये बहुत ढूंढना पड़ेगा, बड़े बड़े राइटर्स की बुक्स पढ़ना पड़ेगी, मध्यकालीन भारत, ये वो प्राचीन भारत की। गजनी गजनवी एक ही है, ठीक है ना। कि महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक विरोध किया था। महमूद गजनवी संधि करके 15 किले गिफ्ट में दिए थे तोहफे में। अब नेक्स्ट लिखो कीर्तिवर्मन। 1060। अब इनका ऐतिहासिक रूप से महत्व क्या, लिखो 1060 लिखो। कीर्तिवर्मन ने स्वयं के नाम से सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने, गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के जारी किए थे खुद के नाम से। तो फर्स्ट किंग थे ये जिन्होंने अपने खुद के नाम से सोने के सिक्के जारी करे थे। ये ऐतिहासिक बात होती है। जब पहले हिस्ट्री का बहुत डीप में पेपर आया करता था कभी, तब ऐसे क्वेश्चन बनते थे। अब एक और महत्वपूर्ण लाइन लिख लो कीर्तिवर्मन के बारे में, लिखो इनके दरबारी कवि श्री कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय पुस्तक की रचना की थी। प्रबोध चंद्रोदय पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। कीर्तिवर्मन के बाद आओ परमार्दी देव। नाम सुना परमार्दी देव का, कभी सुनने में नहीं आया। श्री कृष्ण ने लिखी परमार्दी देव, परिमल, परमल, ये सब इन्हीं के नाम है ना। ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। परमार्दी देव, परिमल, परमल सब इन्हीं के नाम है। लिखो यह चंदेल वंश के अंतिम प्रतापी शासक थे। अंतिम प्रतापी शासक यानी सबसे ज्यादा पावरफुल किंग आखिरी ये थे। किंग तो बहुत हुए बाद में भी, इनके बाद में, पर एज ए पावरफुल किंग कौन थे, परमार्दी देव, है ना। अपन इनके बारे में बात भी करी। इनको किसने हराया था, पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में, 1182 में यह पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुए थे, है ना। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, याद है आपको, 92, 10 साल बाद दूसरी, और पहली 91, है ना। ठीक 10 साल बाद फिर पृथ्वीराज चौहान खुद हार गए। आला उदल का नाम सुना होगा, तो वो किसके सेनापति थे, परमार्दी देव के। लिखो आल्हा उदल परमार्दी देव के सेनापति थे। इसी युद्ध में इनकी डेथ हो गई थी दोनों की। और ध्यान रखना, इस युद्ध में खुद पृथ्वीराज चौहान भी बहुत मुश्किल से जिंदा बचे थे। वो तो बेहोश होकर गिर गए थे, चील कौवे उनकी बॉडी को खाने भी लग गए थे। बाद में मुश्किल से उनके सामंतों ने बचाया उनको।
वरना शायद उनकी भी डेथ हो सकती थी। और यदि ये नहीं हारते तो शायद फिर 92 में इनको भी भारी हेल्प मिल जाती है ना, गौरी के विरुद्ध। अभी आपसी लड़ाई झगड़ा ही भारी पड़ गए। ठीक है कि नहीं? यहां तक 1182 में हराया था। ईस्वी ही चल रहा ना, 1182 ईस्वी ही तो है। 1182 इनकी तो डेथ हो गई थी परमार्दी देव की। पृथ्वीराज चौहान ने कब्जा कर लिया इनके राज्य पर और आगे शासन चलता रहा। हाँ, फिर वो खुद हारे। फिर वो कहाँ चले जाएगा? उधर दिल्ली सल्तनत में। किसको? पृथ्वीराज चौहान को, गौरी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आए, यकीनी बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ये सब वो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। पहले अपने पढ़ा नहीं इनके बारे में कभी? हाँ, इतना याद नहीं होगा अपने को। क्या बात समझ में आए इस हिसाब से कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज कर लो। 1203 में 1213 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कलिंजर पर अधिकार कर लिया गया। खजुराहो कलिंजर पर अधिकार कर लिया गया। पूरा एरिया जीत गया। वो जीता मेनली उसने कलिंजर था, पर अब खजुराहो भी उसी में शामिल हो गया। तो एक प्रकार से क्या हो गया, इनके वंशज जो हैं इतिहास के पन्नों से गायब हो गए, उतने पावरफुल नहीं रहे। ठीक है यहां तक? फिर देखो, परमार्दी देव के बाद भी उनके बच्चे वगैरह नाती पोते रहे होंगे, पर उनका इतिहास में कोई विशेष जानकारी नहीं है कि नहीं? फिर वापिस से नाम आ जाता है आगे चलते हुए इन्हीं के, कीरत सिंह। सही है? लिखो, यह चंदेल वंश के अंतिम ज्ञात शासक है। कीरत सिंह, इनका कोई जानकारी नहीं, बस अंतिम ज्ञात शासक। अभी तुम समझ जाओगे कि कीरत सिंह का नाम अपन क्यों लिख रहे हैं। कीरत सिंह या कीर्ति सिंह एक ही नाम है। हाँ, ध्यान रखना, कभी कीर्ति दिखे तो ऐसा नहीं कीर्ति सिंह भी लिखा है, कई जगह कीरत सिंह भी लिखा है। नहीं, बस कीर्ति सिंह। वर्मन ये सब उपाधियां रहती थी राजा महाराजाओं की, है ना। अब ये क्यों न्यूज में आ जाते हैं? दुर्गावती का नाम सुना होगा आपने, उनके पिताजी, है ना, लिखी लो। यह दुर्गावती के पिता थे। और लिखो, दुर्गावती का विवाह किसके साथ हुआ था? दलपत सिंह, लिखो। और दुर्गावती का विवाह गौड़ शासक दलपत सिंह के साथ हुआ था। फिर आगे लड़ाई में आता है कि नहीं, असफ खान के साथ या कहें अकबर के साथ लड़ाई का किस्सा तो दुर्गावती है, वही है, दलपत सिंह के साथ हुआ था। ठीक है यहां तक? अब देखो, एग्जाम ओरिएंटेड जितनी मतलब की बातें थी मैंने सब करा दी। बीच में बहुत सारे किंग हैं, पर उनसे रिलेटेड ना क्वेश्चन कभी पूछे गए हैं ना कुछ, और कुछ थोड़ा मैंने आपको इस हिसाब से भी बता दिया कि आपको हिस्ट्री समझने में सुविधा रहे। कि चंदेल वंश के अंतिम राजा कौन? तो अंतिम प्रभावशाली राजा परमार्दी देव, और अंतिम ज्ञात राजा कीरत सिंह। कि ये भी किंग थे लेकिन उतने ताकतवर नहीं रहे। देखो क्या रहता है, इनका नाम जब आता जब इतिहास में इन्होंने कुछ काम करा हो। गुप्त को, मौर्य को, मुगलों को हम क्यों जानते हैं? क्योंकि इन्होंने ढेर सारे काम करे। फिर पहले के लोग धार्मिक बहुत होते थे, पाप पुण्य के कारण भी वो थोड़ा शांति से बैठते थे कि भाई युद्ध करेंगे तो जो है वो लोग मरेंगे, हमको पाप लगेगा। जैसे अपन चंदेल राजाओं में बहुत सारे किंग ऐसे जिन्होंने अंतिम समय में समाधि ले ली थी। हाँ, प्रयागराज जाके हाँ समाधि ले ली थी, धार्मिक रूप से शरीर का त्याग करा था, ऐसा रहता है। अब सोचो ना, इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाए इन्होंने। क्रिएटिव किंग ज्यादा थे ये। ठीक है, सभी बातें समझ में आ गई? इतना याद कर लेना, एग्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब ऐसे तो बहुत पढ़ाई है। हाँ बताओ, क्या क्या जानते हो भोपाल के नवाबों के बारे में? छोटे ही चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। हाँ, उन्हीं के वंशज आते हैं। देखो इनका महत्व यूं हो चले जाता है कि बीच में भोपाल के जो नवाब थे, इसमें 3 बेगमें आती है। तो भारत में महिला शासिकाओं के कारण क्या होता है, इनका थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है। और ये वो थी कि 1857 की क्रांति हुई तो इन्होंने ज्यादातर ने अंग्रेजों का साथ दिया, भोपाल की सभी नवाबों ने या उनकी बेगमों ने। और दूसरा कि ये काफी क्रिएटिव रही,
कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की ये चांसलर बनी, जो कि भारत के इतिहास में पहली और आखिरी महिला है कि नहीं। समय के अनुसार उन्होंने क्रिएटिव काम करे, जैसे बेगमों ने वहां पर रेलवे स्टेशन बनवाया, हाँ मस्जिदें बनवाई। तुमको एक किस्सा पता है कि नहीं, जैसे सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है भोपाल में, है ना। और दुनिया की सबसे छोटी मस्जिद कहाँ है, उसी के ठीक सामने, हाँ दोनों एक साथ यूं। तो ये सब क्रिएटिव काम में इनका थोड़ा ध्यान ज्यादा रहा। वो पूरा कट्टर मुस्लिम हुआ करती थी, फुल कपड़े में रहना, कि शरीर का कोई अंग नहीं दिखे, क्रिएटिव अपनी जनता के प्रति, कोई ऐसा अत्याचारी नहीं। हाँ अंग्रेजों के साथ इन्होंने संधि करी, ये अलग बात है कि 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग नहीं लिया, उल्टा अंग्रेजों को अपने यहाँ शरण दे दी कि वो हार गए तो बोले कहाँ जाओ, हमारे यहाँ ठहर जाओ, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। और वैसे तो एक अजीब किस्सा बताता हूँ तुमको, सिर्फ बात यहाँ की नहीं है, हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे, आप उनकी साइकोलॉजी देखो कि 1857 की क्रांति में कई जगह अंग्रेज हार के वो भाग जाते थे। अभी अपन बात करते हैं ना, प्रॉपर तो ऐसे मान करो इंडियन ही, इंडिया में रहते रहते इंडियन हो गई है। ऐसा उनके और प्राचीन कहाँ से आए ऐसी जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि इंडिया में तुर्क भी आए, मंगोल भी, अरबी भी, है ना। तो देखो क्या होता था, जैसे अंग्रेज भाग गए तो क्या होता था, मान लो जैसे इंदौर में हारे और देवास भाग गए, तो देवास के लोग उनकी देखभाल कर देते थे कि घायल होगा तो दवाई दे देंगे, खाना खिला देंगे, पानी पिला देंगे। हाँ इतने ज्यादा, क्योंकि मालूम है दुश्मन है, हार कर आए पीछे से, तो इतने ज्यादा इंडिया के लोग भोले भाले थे 1857 में। अब इसको आप क्या बोलो, सही है कि नहीं, मेहमान नवाजी में इतने ज्यादा थे वो, हाँ ऐसा। चलो अब देखो अपन आते हैं कि नवाब वगैरह स्टार्ट कहां से हुए। तो देखो इस हिस्से में गोंड राजाओं का ही शासन हुआ करता था, है ना। और पूरे बड़े लेवल पर कौन थे, मुगल, सही है। वास्तव में किसका शासन था, मुगलों का। मेनली औरंगजेब की डेथ हो गई थी, फर्रुख शियार शासक थे, आपने नाम सुना होगा, है ना। फर्रुख शियार के बारे में बोला जाता है ये आंखें खोल के सोता था। ये किताब आती है बिलीव इट और नॉट, पढ़ना कभी, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि इसको अपनी जान का खतरा रहता था हमेशा, तो इसने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मैं आंख खोल के कैसे सोऊं। हाँ कि सामने वाला जब कोई इसकी हत्या करने आ जाए तो वो ये कंफ्यूज हो जाए कि मैं सो रहा हूं कि जाग रहा हूं। हाँ ये ऐसा बोला जाता, बिलीव इट और नॉट, बुक में पढ़ना कभी, इंग्लिश वर्जन में है वो, अपनी बुक्स में नहीं लिखा है। देखना पड़ेगा अपने को, खुद को ट्राई करना पड़ेगा कि पॉसिबल है कि नहीं। आज से चालू करते हैं अपन सब कि आँख खोल के सोते बनती है कि नहीं। कुछ लोगों की आदत रहती है बचपने में कि वो आँख खोल के सोते हैं, वो ध्यान, बहुत लकी लोग होते हैं, वो बेहद अमीर बनते भविष्य में, वो जो आँख खोल के सोते हैं। कभी मिले ना तो देख लेना उनको, बचपन में जो आँख खोल के सोए। चलो खैर, तो मुगल बादशाह थे। अब देखो इनका अलग अलग जगह पे शासन था। अब जहां से इनको भारी रिवेन्यू मिलता था, ये वहां पे पूरा मैनेजमेंट रखते थे कि वजीर भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, सब। अब मान लो कोई इसी जगह है, फॉर एग्जाम्पल उस वक्त का अपना भोपाल और आसपास का एरिया, जैसे ज्यादा रिवेन्यू नहीं मिलेगा, तो वहां क्या होता था, कोई सेना के छोटे या बड़े अधिकारी को 100, 200, 50, 500 जैसी भी जरूरत होती थी, सैनिक देकर और उस एरिया का क्या वो बना देते थे, हेड। अरे जैसे मान लीजिए भोपाल ही, उस वक्त इतना ज्यादा रिवेन्यू नहीं आता होगा, है ना। मुगल काल में सबसे ज्यादा रिवेन्यू कहां से आता था, बंगाल वगैरह से, गंगा यमुना दो आप से, तो वहां पूरा मैनेजमेंट होता था। अब ये बिहार टाइप के एरिया थे कि यहाँ इतनी खेती बाड़ी नहीं थी, इतना रिवेन्यू नहीं आता था, तो एक अधिकारी को बिठा देते थे, वो 150 सैनिकों के साथ वहां बैठा रहता था, टैक्स वगैरह वसूल के कुछ राजा को भेज देता था, खुद वो यूज कर लेता था। तो इसी तरह से मैनेजमेंट चलता रहता था। अब घटना क्या घटी, कमलापति थी गोंड रानी, है ना, गोंड रानी थी कमलापति, उनके हस्बैंड की हत्या करवा दी गई। नवाबों में नहीं, गोंड राजी थे उस वक्त, ये मुस्लिम या ये लोग इतने प्रभावशाली नहीं थे, आपस में घर परिवार में। कमलापति ध्यान रखना हिंदू थी, लेकिन उनके पति कौन थे, मुस्लिम, तो उनकी हत्या हो गई। अब उनके सामने चिंता आ गई दो, कि मेरा लड़का जो है नवल शाह, उसका क्या होगा, इसकी हत्या नहीं हो जाए, क्योंकि सीधी बात है, राजा की हत्या करिए मतलब क्या, कोई राजा पर कब्जा करने वाला है, हाँ उत्तराधिकारी की।
तो उन्होंने क्या करा, एक मुगल सैनिक हुआ करते थे या मुगल सैनिक अधिकारी, उनसे सहायता मांगी और ये बोला कि यदि तुम उसको मार दोगे तो मैं जो है तुमको भोपाल की रियासत एज ए जागीरदार दे दूंगी। मतलब मेरी जागीरदारी है भोपाल, मैं तो क्वीन हूं, तुमको यहां का क्या बना दूंगी मैं, जागीरदार। अब तुम एक सैनिक अधिकारी से सीधे क्या बन जाओगे, भोपाल जैसे एक लंबी चौड़ी जगह के जागीरदार। तो वो मान गए, बोले ठीक है, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने जो है कमलापति के दुश्मन की हत्या कर दी। कमलापति ने अपने वादे के अनुसार जो है उनको नवाब बनाया, नवाब नहीं जागीरदार बनाया, नवाब बाद में आएंगे, नवाब नहीं हुए, उनको क्या बना दिया, वहां का जागीरदार। अब अपन इतनी स्टोरी लिखते हैं फिर आगे समझेंगे, है ना। अरे ऐसा आदमी जिसके पास, मान लो मेरे पास 100 हेक्टेयर जमीन है, तो आप समझते हो 100 हेक्टेयर बहुत जमीन है, इसको तो कोई एक आदमी तो जोत नहीं सकता ना। तो ये क्या करेगा, पता चले 20 हेक्टेयर खुद रख ली, या मान लो नहीं भी रखी, 5 लोगों में या 10 लोगों में ये जमीन बांट दी कि तुम यहां पे सारा काम देखो, खेती बाड़ी, फसल की देखभाल, ये वो सब, और इसके बदले में मुझे हर साल एक हिस्सा चाहिए। लैंडलॉर्ड, जागीरदार मतलब लैंडलॉर्ड, कि मुझे एक हिस्सा चाहिए। सही है, तो किसान मान जाते हैं, ठीक है हमारे पास जमीन नहीं, हम मेहनत हमारी हो गई, इन्वेस्टमेंट तुम्हारा हो गया, है कि नहीं। ये सब हो गए जागीरदार। तो बड़े बड़े एरिया होते थे उस वक्त तो, और ज्यादातर क्या होता था उस वक्त, सैलरी वगैरह कमी दी जाती थी। क्या होता था, आप सेना में हो हमारी, आपने युद्ध करा 10 साल 20 साल, और जब आप रिटायरमेंट लेते तो क्या करते थे, आपको जमीन दे दी जाती थी, जिसको बोलते थे इक्ता प्रथा। इल्तुतमिश ने शुरू करी थी, हिस्ट्री में आता है, और भी कई राजाओं ने इसको अपनाया। इक्ता मतलब जमीन, कि ठीक है आप हमारे साथ रहो, युद्ध में करते रहो, जब तक हो तब तक खाना पीना रहना सब हम दे ही रहे हैं, जब आप रिटायरमेंट लोगे तो क्या बन जाएगा, आप वहां की जमीन दे देंगे, फिर आप वहां जाके अपना खेती बाड़ी करें। वो महाराष्ट्र में भी तो नाम चलते हैं ना, देशमुख, अरे नाम सुना होगा तुमने कई लोगों का, है ना, सरनेम लगाते हैं। ये कौन है, तो शिवाजी की सेना के बड़े बड़े अधिकारी, बाद में इनको जमीन दे दी गई महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में, तो उन्होंने अपना सरनेम क्या कर लिया, देशमुख। ये एक प्रकार से जमींदार टाइप के लोग हैं। और प्लस उसके पहले कौन थे, ये सैनिक अधिकारी या सेना सैनिक थे, है ना। लिखो गौड़ शासिका कमलापति के पति निजाम शाह की हत्या, निजाम, अच्छा नाम तो लिखने भूल गए, कमलापति के पति निजाम शाह की हत्या उनके भतीजे आलम शाह द्वारा कर दी गई। अपने राज्य तथा पुत्र नवल शाह की सुरक्षा हेतु कमलापति ने मुगल सैनिक अधिकारी दोस्त मोहम्मद से सहायता मांगी, जो एक मुगल सैनिक अधिकारी थे, तथा सहायता के बदले में भोपाल रियासत भेंट स्वरूप दोस्त मोहम्मद को प्रदान कर दी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है ना। कमलापति थी गौड़ शासिका, उन्होंने मदद किससे ली, दोस्त मोहम्मद से, और दोस्त मोहम्मद ने चूंकि उनकी हेल्प कर दी, आलम शाह की हत्या कर दी, तो उसको क्या मिल गई कि रियासत वो जागीरदार टाइप के हो गए, बहुत बड़े भोपाल जैसे एरिया के। अब यहां जाने के बाद उनको इनकम भी बढ़ गई होगी, सेना भी उनने धीरे धीरे बढ़ा ली होगी, और ऐसा करा। दोस्त मोहम्मद ने फिर क्या करा, आसपास के एरिया को जीतना चालू कर दिया, क्योंकि सेंट्रल में कौन था, फर्रुखसियार, वो इतना पावरफुल किंग नहीं था कि दिल्ली से और भोपाल को मैनेज कर ले। तो उन्होंने मौके का फायदा उठाकर क्या करा, आसपास के छोटे छोटे गांवों को, दूसरी छोटी छोटी रियासतों को जीत लिया और खुद उनके हेड बन गए, है कि नहीं। वैसे ऐसा नहीं था, दोस्त मोहम्मद जो है मुगल किंग को टैक्स भेजते थे, ये खुद सेपरेट किंग नहीं बने, ये फर्रुखसियार के अंडर में ही काम करते थे, उन्हीं के अधिकारी थे ऐसा। पर इन्होंने अपनी रियासत को दोस्त मोहम्मद ने क्या है बढ़ा लिया, और इनका शासन चलता रहा।
अब नेक्स्ट लिखो यार मोहम्मद 1726, यार मोहम्मद 1726, यह भोपाल के सबसे पहले नवाब थे। 1726, यह भोपाल के सबसे पहले नवाब थे और यह दोस्त मोहम्मद के पुत्र थे। ठीक है ना, तो ध्यान, सबसे पहले नवाब कौन? यार मोहम्मद। कब बने? 1726 में। अब देखो बीच में कई सारे नवाब आते गए। आप देखिए ना कब की बात हो रही है, 1726, काफी पुरानी बात है। काफी सारे राजा वगैरह आ गए बीच में, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट आओ सीधा, देखो वो अपने पद पर है, जिसे बोल रहे बादशाह, क्या शहंशाह, नवाब। इधर हिंदी में भी देख लेते हैं, महाराजा, राजा, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, है ना। ये इसके ऊपर की डिग्रियां हो गई। तो देखो अपन सबसे छोटी यूनिट मान लो और जागीरदार भी ले लो, सामंत भी मान लो, ये सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं। देखो इनकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं, अपन समझने की बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं अपन कैसे? जागीरदार से। तो जागीरदार क्या, जैसे आपको बताया, कोई 100-150 हेक्टेयर जमीन का मालिक, उसने ढेर सारे लोगों को पट्टे पे जमीन दे रखी है। पट्टे मतलब किराए पे, खेतीबाड़ी में क्या बोला जाता है? पट्टा, है ना। और उनसे वो लेता रहता है टैक्स वगैरह, फसल में से हिस्सा जो भी है। अब ये क्या होता था, कहीं बेहद बड़े हो जाते थे जागीरदार, है ना। जैसे अपने इंदौर के नंदलाल मंडलोई, जिन्होंने इंदौर की स्थापना करी, वो अपन पढ़ेंगे, आगे आएगा। तो ये काफी पावरफुल हो जाते थे। तो इन्हीं का स्टेटस किसके बराबर हो जाता था? एज ए किंग, कि अपनी सेना रखने लग गए, राजाओं की तरह रहने लग गए, है ना। 15-16 शादियां कर ली, है कि नहीं। हाँ, तो और क्या, 15 बीवी होना बेहद अमीर होने की बात निशानी है। अरे हंसने की क्या बात है, सही है कि अपनी छोटी मोटी सेना रख ली, 1000, 500, 200 जो भी है, और इन दोनों का स्टेटस लगभग सेम होता था, है ना। अब कई बार ऐसा होता था कि राजा भी बहुत पावरफुल होते थे, पता चले इनकी 20,000 की सेना है या 10,000 की सेना है, सही है। कभी जागीरदार भी ऐसे होते थे कि पता चले इसकी खुद की 10,000 की सेना है, इतने बड़े बड़े जागीरदार, डिपेंड करता था कितनी जमीन है। अब महाराजा क्या, कि जिसके अंडर में कई सारे राजा काम करें, कि पता चले मध्य प्रदेश में अपने 52 जिले हैं, तो यहां पर कितने 52 राजा हैं और इनके ऊपर कोई एक किंग है, तो वो महाराजा हो गया। फिर सम्राट कौन? तो सम्राट तो फिर बहुत बड़ी चीज होती थी, जो पूरा भारत जीत ले। हाँ, तो 2-3 ही आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, ये सब जिनके अंडर में अफगानिस्तान तक का हिस्सा था, है कि नहीं। तो सम्राट तो कम ही। तो सम्राट वैसे धर्म ग्रंथों के अनुसार, जो मैंने कभी बहुत पहले पढ़े थे, ये लिखा था कि जो संपूर्ण भारत को जीत ले। युधिष्ठिर का अपने ऐतिहासिक जानकारी नहीं है, वो उसमें ही है, महाभारत में, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य को मान लो आप, सम्राट अशोक उनका तो नाम ही है, उन्होंने जीता भी था। अब इधर अपन चले तो ये सब अरबी, उर्दू, तुर्की के शब्द हो गए। नवाब मतलब क्या, ऐसा समझो जागीरदार लेवल के आदमी, पर ये कई बार नवाब खुद भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे। अरे निजाम जैसे हैदराबाद के, तो भले वो नवाब शब्द लिख रहे हैं, लेकिन उनकी क्षमता, कैपेसिटी बादशाहों जैसी हो जाती थी, या कहें राजा महाराजाओं के लेवल की होती थी, इतने पावरफुल होते थे वो। निजाम का नाम है, आपने सुना होगा, है कि नहीं। वो अलग है, निजामुद्दीन एक्सप्रेस सन्यासी के नाम पर है ना। तो ऐसा ये नियरली सेम है शब्दों के मीनिंग। और वैसा नवाब का मतलब होता है वेरी पावरफुल पर्सन, जिनके पास अपनी सेना वेना हो। अब इनका एग्जैक्ट कोई ऐसा क्लासिफिकेशन तो नहीं बनता है, अपन समझने के लिए बोल सकते हैं शहंशाह, बादशाह, ये सब सुपर किंग के लिए, जो दिल्ली में बैठे हैं और पूरे रियासत पर राज कर रहे हैं, जैसे बादशाह अकबर हो गए, है कि नहीं। लेकिन अपन वही किसी के दूसरों के सामने बादशाह ये शब्द नहीं लगाते हैं। चलो यहां तक आए। अपन ने क्या लिखा है, वो लिखवाया मैंने, आगे लिख लो। नजर मोहम्मद 1816, इनको अपन अब कल करेंगे। नजर मोहम्मद